स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 9 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज देखिए दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा ग्रीन वॉशिंग से संबंधित, ग्रीन वॉशिंग, और दूसरा हमारा होगा लॉ कमीशन से संबंधित। ठीक है, दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे ग्रीन वॉशिंग में देखेंगे ग्रीन वॉशिंग है क्या और ये चर्चा का विषय क्यों है। ठीक है, लॉ कमीशन के बारे में देखेंगे। देखिए सरकार ने अभी 22वें लॉ कमीशन को गठित किया है। लॉ कमीशन होता क्या है, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग से संबंधित। ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि देखिए कॉप 27 की मीटिंग चल रही है कहाँ, शर्म अल शेख में। वहां पे यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने ग्रीन वॉशिंग की पहली आधिकारिक स्वीकृति में कल की डेट में यानी मंगलवार को निजी निगमों को इस तरह की प्रथाओं से दूर रहने और एक साल के भीतर अपने तरीकों को सुधार करने की चेतावनी दी है। तो ये ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, इसको देखेंगे। देखिए ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि कंपनियां या अन्य संगठन या राष्ट्र, ठीक है, के द्वारा अपनाई गई संचार और विपणन रणनीति है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जनता के बीच पारिस्थितिकी रूप से जिम्मेदार छवि बनाने के लिए पारिस्थितिकी तर्कों को सामने रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब जलवायु, देखिए जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन में क्या होता है कि अनफेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है कि जलवायु जब कार्रवाई क्लाइमेट एक्शन होता है तो उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं। ये प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, देखिए क्या होता है कि कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन निगम या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी देश या कंट्री के द्वारा क्या होता है कि कभी कभी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं या इन उपायों का जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तथा जनता के सामने, ठीक है, गलत जानकारियां रखा जाता है, असत्यापित तथ्य रखे जाते हैं तथा कभी कभी अपने उत्पादों या प्रक्रियाओं के बारे में जनता से क्या बोला जाता है, झूठ बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे आपने कभी कभी क्या देखा होगा, टीवी एड में देखा होगा, इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का जब आप ऐड देखते हैं तो उसमें हमें क्या बताया जाता है, ठीक है, उसमें हमें बताया जाता है कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। इसके थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की जाती है, जबकि क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। इको फ्रेंडली होता नहीं है। कंपनियां क्या करती है, बढ़ा चढ़ाकर या गलत तथ्यों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था, कौन सा, फोक्स वैगन का मामला। ठीक है, फोक्स वैगन का मामला फोक्स वैगन का मामला क्या था, इसमें यह था, देखिए फोक्स वैगन ये है क्या, ये कंपनी है, ठीक है, कार कंपनी है जर्मनी की। इसमें क्या था कि इस कंपनी ने जो ग्रीन डीजल था ना, ग्रीन डीजल ग्रीन डीजल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण में धोखा देते हुए पाया गया था इसको। वहीं सेल शेल, बीपी, कोका कोला और बहुत सारे एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज ये क्या करती हैं ना, देखिए ये कंपनियां ग्रीन वॉशिंग के आरोपों का सामना कर रही हैं। मतलब ये गलत तथ्यों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। और देखते हैं इसमें क्या है, देखिए क्या होता है, उत्सर्जन में कटौती करने वाली प्रक्रियाएं और उत्पाद इतने अधिक है कि सभी की निगरानी और सत्यापन करना क्या होता है, व्यवहारिक रूप से असंभव होता है और इनका नियमन और मानकीकरण का अभाव होता है। इस बीच बड़ी संख्या में संगठन इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ का दावा करती हैं और शुल्क के लिए अपनी सेवाएं देती हैं। जैसे किसी कंपनी को अगर ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है
तो वो क्या करती है, उनके पास तो कोई स्पेशलिस्ट तो होती नहीं है कि वो ये जान पाए कि ये प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट है कि नहीं। तो वो थर्ड पार्टीज की तरफ जाती हैं। थर्ड पार्टीज क्या करती हैं, इनका पहले से ही इन कंपनियों के साथ साठगांठ होता है, तो वो क्या करती हैं, ग्रीन सिग्नल दे देती है कि हाँ भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पर्यावरण को या इकोसिस्टम को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती है। तो इसीलिए ग्रीन वॉशिंग अभी चर्चा का विषय रहा है। देखिए, ग्रीन वॉशिंग को रोकने के जो उपाय किए गए हैं वो उपाय कौन कौन से हैं। देखिए, पिछले साल यूएनओ ने क्या किया था, एक विशेषज्ञ समूह को गठित किया था, उसने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में क्या है, देखिए, शुद्ध शुद्ध शून्य लक्ष्य का पीछा करने वाले निगमों को जीवाश्म ईंधन में नए निवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये पहला रिकमेंडेशन है। सेकंड क्या है, शुद्ध शून्य प्राप्त करने के मार्ग पर अल्पकालिक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये सेकंड है। थर्ड क्या है, विशेषज्ञ समूह ने जल्द से जल्द नियामक संरचनाओं और मानकों के निर्माण की भी सिफारिश की है। तो ये तीन रिकमेंडेशन मेनली हैं जो उस विशेषज्ञ समूह के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। आगे है हमारा लॉ कमीशन से संबंधित। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी 22वें लॉ कमीशन को गठित किया है, तो इससे संबंधित हम आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये लॉ कमीशन हमारे प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट पर हम इसे डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने क्या किया है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे रिटायर्ड, वो ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया है। इस आयोग में 5 और सदस्य हैं। वो कौन कौन से सदस्य हैं, देखिए, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं के.टी. शंकरन, एम करुणानिधि, और कानून के प्रोफेसर आनंद पाडीवाल, डी.पी. वर्मा और राका राय। ये 5 सदस्य हैं और ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ऋतुराज अवस्थी, ठीक है ना, ये देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जज थे, ठीक है। आपको इनका नाम शायद याद होगा, कब, जब कर्नाटक में क्या हुआ था, जो हिजाब का मामला आया था उसमें इन्होंने फैसला दिया था, ठीक है, सरकार के पक्ष में, कर्नाटक सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया था कि जो सरकार शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं और लड़कियों के हिजाब पहनने पर क्या क्या लगाई थी, प्रतिबंध लगा दी थी। तो ठीक है, उस फैसले को ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, जो ये ऋतुराज अवस्थी थे उस समय मुख्य जज थे कर्नाटक उच्च न्यायालय के, उन्होंने सरकार के फैसले को सही ठहराया था। और बात करें के.टी. शंकरन की, जो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, देखिए 2009 में इनके पास एक मामला आया था, किससे संबंधित, लव जिहाद से संबंधित, ठीक है। तो इन्होंने लव जिहाद के सिद्धांत को क्या करा, सही ठहराया था। लव जिहाद होता क्या है, देखिए, क्या होता है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं, मुस्लिम लड़कों के द्वारा प्रेम में फंसाकर हिंदू लड़कियों से शादी कर लिया जाता है और उनका क्या किया जाता है, रिलीजन को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो के.टी. शंकरन ये भी चर्चा में रहे थे और ऋतुराज अवस्थी ये भी हाल ही में चर्चा में रहे थे। ऋतुराज अवस्थी केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है। 5 सदस्य कौन कौन है, यह भी आपको याद रखना है, के.टी. शंकरन, एम करुणानिधि और आनंद पाडीवाल, डी.पी. वर्मा और राका राय, ये 5 सदस्य हैं। देखिए, विधि आयोग का कार्य कौन कौन सा होता है, ये कैसी संस्था है, इसको भी देख लेते हैं। तो विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब, यहां ये भी समझ लीजिए, गैर संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है। देखिए, 3 तरह के निकाय होते हैं, एक होते हैं संवैधानिक, एक संवैधानिक निकाय होते हैं, दूसरे होते हैं गैर संवैधानिक, और तीसरे होते हैं गैर संवैधिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय को संवैधिक निकाय भी बोलते हैं। तो संवैधानिक निकाय क्या होता है, ठीक है, संवैधानिक निकाय का मतलब यह होता है कि
जिस निकाय का गठन या जिसका गठन किया जाएगा वो क्या होगा, उसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, किसी प्रावधान के तहत किया जाएगा। गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है, इसका गठन संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जाता है, संसद के द्वारा इसका गठन किया जाता है। जबकि गैर संविधिक, ध्यान से सुनिएगा, गैर संविधिक निकाय की बात की जा रही है, तो इसका गठन सरकार के एक आदेश के द्वारा होता है। ठीक है, आदेश के द्वारा होता है, एक आधिकारिक सूचना जारी कर दी जाती है और इसका गठन कर दिया जाता है। तो विधि आयोग गैर संविधिक निकाय है। ठीक है, देखिए भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है और विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल का होता है। आयोग का कार्य कौन कौन क्या क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। आयोग का कार्य कानूनी सुधार पर भारत सरकार को अनुसंधान और सलाह देना है, सलाह देना है, ना कि सरकार इसकी सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। केवल सलाह दे सकता है, ये सरकार पर बाध्यकारी इसकी सलाह नहीं होती है। उन कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं रह चुकी है, उनको निरस्त करने के लिए रिकमेंड करना। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डीपीएसपी, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, जो डीपीएसपी है उसका संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक उल्लेख है। उसमें क्या होता है, मौजूदा कानूनों की जांच करना और सुधार के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे कानूनों का सुझाव देना जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यानी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानूनों को क्या करना है, रिकमेंड करना है कि कैसे इन डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। और आगे क्या है, सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना जिसमें उन्हें सरल बनाया जा सके और कानून में मौजूदा जो विसंगतियां हैं, अस्पष्टता है और असमानता है, उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो ये इसके विधि आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। बात करें अगर, देखिए स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। ये एमसी सीतलवाड़ कौन थे, ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, स्वतंत्रता के बाद। जबकि अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो फर्स्ट विधि आयोग का जो गठन हुआ था, फर्स्ट लॉ कमीशन का, फर्स्ट लॉ कमीशन का जो गठन हुआ था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन हुआ था, किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। वही बात करें 21वें लॉ कमीशन की, तो 21वें लॉ कमीशन का गठन जब किया गया था तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, बीएस चौहान। बीएस चौहान क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, 21वें लॉ कमीशन के विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछा भी जाता है एग्जामों में कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व अगर पूछा जाएगा आपसे तो फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। किस चार्टर अधिनियम के तहत, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। अगर पुराना भी पूछ लिया जाए, 21वें लॉ कमीशन का गठन कब हुआ था, 21वें लॉ कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो बीएस चौहान की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। यह है हमारा पूरा आज का आर्टिकल ग्रीन वॉशिंग से संबंधित और लॉ कमीशन से संबंधित। इसमें हमने महत्वपूर्ण
पॉइंट पे चर्चा की है। तो अगर हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स से अपडेट किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डेली करंट अफेयर्स सीरीज।